नमस्कार बच्चों। जलवायु विज्ञान में अभी तक हमने वायुमंडल का संगठन, उसकी लेयर्स, सूर्यातप और तापमान के बारे में अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम वायुदाब तथा पवन संचार के बारे में बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जो ऊर्जा आती है उसका एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसी से यहाँ पे तापमान बनता है और तापमान के कारण ही पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब का निर्माण होता है और वायुदाब का निर्माण होने के बाद पृथ्वी के धरातल पर पवनें जो हैं वो बनती हैं। तो क्रम से हम जलवायु विज्ञान के विभिन्न जो आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायुदाब है क्या। धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। और औसत जो एवरेज जो है पृथ्वी के धरातल पे वायुदाब का वो हमने सागर तल पे देखा है और ये कितना है 1013.25 मिलीबार, क्योंकि हम मिलीबार में वायुदाब को मापते हैं। यानी प्रेशर, एयर प्रेशर क्या हो गया? एयर प्रेशर का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र पर पड़ने वाला फोर्स, जो फोर्स है वो किसी एरिया पे जब पड़ता है तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। और इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडल की जो परतें हैं या जो वायुमंडल में गैसें व्याप्त हैं उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है और उसका परिणाम यह होता है कि ऊंचाई पर जाने पर धीरे धीरे वायुदाब कम होता जाता है। किसी पहाड़ी की चोटी पर जब आप चढ़ेंगे तो वायुदाब कम होता है और यही कारण होता है कि जब वायुदाब कम होता है तो बाहर का वायुदाब कम हो जाता है, हमारे शरीर का वायुदाब वही बना रहता है। तो अंदर से बाहर चीजें आने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी नाक से खून आ जाना, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। वो प्रेशर का डिफरेंस है, जो प्रवणता है, विभिन्नता है, उसका परिणाम होता है। वायुदाब पृथ्वी के धरातल पे आप देखेंगे कि वायुदाब का जो निर्माण है वो इस प्रकार से हुआ है कि धरातल पे 4 स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की वायुदाब पेटियों का निर्माण हो गया है। 4 वायुदाब की पेटियां हम देखते हैं। एक भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी 30 डिग्री के आसपास, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 डिग्री के आसपास और जो पोल है, हमारे ध्रुव हैं, वहां पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यानी यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे फिर लो है और यहाँ पे फिर हाई है। इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये ग्लोब को दिखाया है, ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, यहाँ पे कौन सी वायुदाब की पेटी है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये 30 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है वहां है उपोषण यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च वायुदाब पेटी। फिर 60 डिग्री के आसपास उपध्रुवीय यानी सब पोलर निम्न वायुदाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट। और जो ये वाला भाग है, जो पोल वाला भाग है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक एक गोलार्ध की तरह ही दूसरे गोलार्ध पे भी इसी प्रकार से वायुदाब की स्थिति बनती है। और यहां पेटी का मतलब ये ना समझा जाए कि वायुदाब बिल्कुल इसी लाइन पे निम्न होगा, ये पॉकेट्स में होता है इस प्रकार से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंसेस वगैरह होते रहते हैं। सूर्य भी उत्तरायण और दक्षिणायन की तरफ जाता है तो वायुदाब पेटियां भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। एक सामान्य या हम कह सकते हैं आदर्श जो स्थिति है पृथ्वी के धरातल पे, उसकी हम यहाँ अध्ययन की दृष्टि से बात कर रहे हैं। यदि हम इसे समझने की कोशिश करें
कि इस प्रकार से वायुदाब की पेटियों का निर्माण क्यों हुआ, तो इसके लिए हम एक रेखीय चित्र बनाएंगे। यानी ये 0 डिग्री का जो इक्वेटर वाला भाग है, इससे जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह से, तो इस पूरे के पूरे भाग को हमने एक रेखीय चित्र के द्वारा दिखाया है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री वाला क्षेत्र, ये 60 डिग्री वाला और ये 90 डिग्री वाला। हम ये जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य तप जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इन क्षेत्रों में जो तापमान है वो ज्यादातर अधिक होता है और उसका परिणाम ये होता है कि यहाँ जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा होके वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। इस प्रकार से ये ऊपर उठती है। जब हवा ऊपर उठेगी तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे हवा का दबाव कम होगा, तो इसलिए प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ पे किस वायुदाब पेटी का निर्माण होता है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। तो हम यदि कोई बात करे, कोई पूछे कि यहाँ लो प्रेशर क्यों है, तो हम कहेंगे इट इज थर्मली इंड्यूस। थर्मली यानी तापमान के कारण। और जब ये हवा एक निश्चित ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो इसका, क्योंकि जैसे ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो ये नीचे बैठने की कोशिश करेगी, तो ये दोनों तरफ जा सकती है, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। समझने के लिए हमने सिर्फ एक गोलार्ध लिया है। तो जब ये हवा इधर जाएगी तो ये 30 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में जाकर और ये हवा नीचे बैठने की कोशिश करती है। ये नीचे डिसेंड होगी, नीचे जाएगी। और जब हवा नीचे जाएगी तो हवा नीचे प्रेशर बनाएगी, दबाव बढ़ेगा, तो इन स्थानों पर, धरातल के इन स्थानों पे दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ने के कारण यहाँ पे कौन सी पेटी बनती है? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, हाई प्रेशर यहाँ पे बन जाता है। कारण क्या है? हवाओं का नीचे बैठना। हवाओं के नीचे बैठने के कारण 30 डिग्री और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायुदाब जो है वो ज्यादा होता है और इसका परिणाम ये होता है कि वहां पे हवाएं बहुत शांत होती हैं धरातल पे, और समुद्री जो भाग हैं इन स्थानों पे, वहां पे जब हवाएं शांत होती हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे जो पुराने समय में जहाज वगैरह थे वो चल नहीं पाते थे। और चल नहीं पाते, हवा चाहिए जहाज को, तो क्योंकि पहले मैकेनाइज्ड मोटर तो होती नहीं थी जहाजों में, पानी के जहाजों में। तो क्या करते थे, वो जो वजन था अपने जहाज का उसको उनको कम करना पड़ता था और घोड़े वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, तो इसलिए इन स्थानों पे वो घोड़ों को अपने जहाज से नीचे गिरा देते थे और इसीलिए इस भाग को हम कहते हैं अश्व अक्षांश भी। अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लेटिट्यूड्स भी कहते हैं। इसके बारे में और बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाई प्रेशर या उच्च दाब की पेटी का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये हवा नीचे बैठेगी तो कहां जाएगी? या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। ये जब हवा इधर जाएगी तो आप देखिए, एक ये 90 डिग्री का जो भाग है, यहां हम जानते हैं कि तापमान कितना है? लो टेम्परेचर है, कम तापमान होता है ध्रुव के ऊपर। तो कम तापमान होगा तो हवा क्या होगी? भारी हो जाएगी और भारी हवा नीचे बैठती है, तो नीचे बैठेगी तो यहां क्या होगा? हाई प्रेशर। यहां हाई प्रेशर होगा। हवाओं के नीचे बैठने से यानी टेम्परेचर कम होने से हवाएं भारी होकर नीचे बैठती हैं, तो यहां प्रेशर क्या होगा? हाई। तो यहाँ पे क्या होगा? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी बन गई। और ये जब हवा नीचे बैठती है तो इसके पास जाने के लिए एक स्थान है इस तरफ, तो ये हवा इस तरफ आती है, ये इस प्रकार से। तो ये दोनों हवाएं, ये तो इक्वेटर की तरफ से आ रही है, ये ध्रुव की तरफ से आ रही है, ये थोड़ी गर्म है, ये थोड़ी ठंडी है। तो जब ये हवाएं एक दूसरे से टकराएंगी, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो ठंडी, वो गर्म होती है, हल्की होती है, तो वो ऊपर उठेगी और ये हवा इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। तो ये जो स्थान है यहाँ पे क्या होता है? बायोन्सी क्रिएट हो जाती है, यानी खाली हो जाता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता, इसलिए ये क्या हो जाता है? लो प्रेशर। तो यहाँ पे हवाओं के आपस में टकरा के ऊपर उठने के कारण जो खाली क्षेत्र बन गया, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आप देखिए, यहां तापमान ज्यादा होने के कारण लो प्रेशर हो गया, यहां हवाओं के बैठने के कारण हाई प्रेशर हो गया, यहां खाली क्षेत्र क्रिएट होने के कारण लो प्रेशर हो गया, यहां तापमान कम होने के कारण हाई प्रेशर हो गया। इस प्रकार से ये 4
वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है और इसी प्रकार से धरातल पे हवाएं चलती हैं। ये हवाएं यहां चली और इन्होंने पूरा एक सेल बना दिया। ये हवाएं यूं जाकर यूं पूरा चक्कर लगा के और यूं वापस यूं घूम रही हैं इस प्रकार से। यहां आप देखेंगे ये हवाएं यूं जाकर और यूं वापस घूम रही हैं और यहां आप देखेंगे ये हवाएं यूं जाकर वापस एक पूरा सेल बना दिया। ये वाला जो भाग है 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच ये जो सर्कुलेशन बनता है इसे हम कहते हैं हेडली सेल, क्योंकि हेडली नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले खोजा था। इसको हम कहते हैं फेरल सेल और इसे हम कहते हैं पोलर सेल। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस प्रकार से 4 वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। अब देखिए वायुदाब की पेटियों की स्थिति में परिवर्तन होता है, क्योंकि वायुदाब किससे जनित हुआ? वायुदाब मुख्य रूप से जनित होता है सूर्य के ताप से या तापमान से हम कह सकते हैं। तो क्योंकि सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री गर्मियों के अंदर उत्तरी गोलार्ध की तरफ चला जाता है और सर्दियों के अंदर हमारे यहाँ जब सर्दी होती है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। तो इसका जो सूर्य तप है या इसकी जो किरणें हैं वो सिद्धि पड़ने का जो स्थान है वो बदलता रहता है, इसलिए वायुदाब पेटियां भी खिसकती रहती हैं। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो तो वायुदाब पेटियां उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं और ये जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाता है तो वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हवाओं का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट इसे हम कहते हैं। दाब प्रवणता क्या है? किन्हीं ये दो स्थान है, दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। हम ये जानते हैं कि हम प्रेशर को कैसे दिखाते हैं मानचित्र के ऊपर, हम आइसोबार से दिखाते हैं। ये आइसोबार है, ये आइसोबार है, ये आइसोबार है। तो इनके बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है, मान लो ये 2 है, 2 मिलीबार है, ये 4 मिलीबार है, ये 6 मिलीबार है। तो ये प्रेशर का डिफरेंस है स्थान के आधार पे, तो इसको ग्रेडियंट कहेंगे हम। ये ग्रेडियंट है, ये अंतर जो है। तो वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। ये प्रवणता क्षैतिज दिशा में होती है। अधिक प्रवणता पास पास स्थित समदाब रेखाओं तथा कम प्रवणता दूर दूर स्थित समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सही है। यहां पे इन समदाब रेखाओं के बीच की दूरी, और दोबारा मैं यदि यहां देखता हूं, यहां पे देखिए समदाब रेखाओं के बीच की दूरी कम है, तो इसका मतलब दाब जो है ये तो है तो 2 ही, ये 4 है, ये 6 है, लेकिन इसमें तो दूरी ज्यादा है, इसमें कम है। इसका मतलब कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो तेजी से बदल रहा है, और तेजी से बदल रहा है तो ग्रेडियंट इसका ज्यादा है। तो इसीलिए कह रहा है अधिक प्रवणता पास पास स्थित समदाब रेखाओं को दिखाता है और कम प्रवणता जो है वो दूर दूर स्थित समदाब रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि जहां प्रवणता ज्यादा होगी, ये वाली जो स्थिति है जहां प्रवणता ज्यादा होगी, वहां जो पवनें जो चलती हैं या हवाएं जो चलती हैं वो तेजी से चलती हैं। जहां प्रवणता कम है वहां हवाएं धीरे चलती हैं। अब एक और इसमें आप देखेंगे कोरियोलिस बल। हम ये जानते हैं कि जो पवनें हैं जो धरातल पे चलती हैं वो सीधी दिशा में चलनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी का जो घूर्णन है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 23.5 डिग्री पे, तो हवाएं सीधी ना चलकर और तिरछी चलती हैं। वो क्यों होता है? वो होता है कोरियोलिस बल के कारण। इसे विक्षेप बल भी कहा जाता है, डिफ्लेक्शन फोर्स। इस विक्षेप बल के कारण होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं प्रवणता की दिशा की दाहिनी ओर, जिधर वो बह रही हैं उसकी दाहिनी ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। हम देखते हैं कहीं, ये देखिए, इसको मैं बताता हूं आपको कि ये स्थिति है, या इससे पहले के डायग्राम में यहां देखिए कि हवाएं, ये हाई प्रेशर है, ये जो स्थान है ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो हवाएं उच्च से निम्न की तरफ बहती हैं जैसा मैंने दिखाया डायग्राम में। लेकिन ये सिद्धि ना होकर क्या हो रहा है, कोरियोलिस बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण
ये जो हवाएं हैं ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी प्रवणता के दाईं ओर, इस तरफ, ये दायां हाथ, और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर। ये तो सीधी प्रवणता होती, इधर तो सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन ये डिफ्लेक्ट किधर होगी, विक्षेपण किधर हो गया, अपने बाईं ओर। तो हवाएं कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और इसी प्रकार से वो बहती हैं। ठीक है, तो ये कोरियलिस बल क्या है इसको आप समझ लें, दाब प्रवणता क्या है इसको भी आप समझ लें। अब हम आगे बात करेंगे कि जो वायुदाब का निर्माण पृथ्वी के धरातल पे हुआ है, हम ये जानते हैं कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती हैं। तो पृथ्वी के धरातल पे जो पवनें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पवनों का वर्गीकरण कि पवनें किस किस प्रकार की पवनें पृथ्वी के धरातल पे बहती हैं, इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक, ऐसी पवनें जो पृथ्वी के धरातल पर स्थायी रूप से बहती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी या ग्रही पवनें। उनके बहने का या चलने का जो क्षेत्र है वो भी वृहत होता है, बड़ा होता है। दूसरी जो होती हैं वो होती है क्षेत्रीय पवनें, किसी एक विशेष क्षेत्र में, और क्षेत्रीय पवनें ज्यादातर वो होती हैं जो एक ऋतु में एक दिशा में और दूसरे ऋतु में दूसरी दिशा में बहती हैं। जैसे मॉनसूनी पवनें, ये क्षेत्रीय पवनें एक विशेष क्षेत्र में चलती हैं। और तीसरी जो पवनें होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्थानीय पवन, यानी लोकल विंड्स। स्थानीय पवन जो है, जैसे हमारे यहाँ पे लू जो चलती है गर्मियों में, वो एक प्रकार की स्थानीय पवन है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी पवनें। पृथ्वी के धरातल पे मोटे तौर पे आप देखेंगे कि उच्च वायुदाब वाली पेटियों से निम्न वायुदाब की तरफ बहने वाली जो पवनें हैं वो 3 प्रकार की पवनें हैं जो स्थायी रूप से बहती हैं। उनमें एक व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ और तीसरी ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक जो पवनें हैं वो ये उच्च जो वायुदाब का क्षेत्र है यहां से भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं। ये जो पवनें हैं, ये वाली, इनको हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में व्यापार के दृष्टि से इनका अपना महत्व था, इसलिए इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि ये उत्तर पूर्व से बहती हैं इसलिए इन्हें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से बहती हैं इसलिए इन्हें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। और इक्वेटर पे आकर ये एक दूसरे से मिलती हैं। इस स्थान पे ये इधर वाली पवनें और इधर वाली पवनें हैं, ये एक दूसरे से इन स्थानों पर मिलते हैं। इसे हम कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हमारे मॉनसून से भी इसका संबंध है, ITCZ ये लिखा हुआ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो ये है व्यापारिक पवनें। एक और हम देखेंगे कि जो हवाएं हैं उनका प्रभाव आप देखेंगे कि इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बाहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। जो इक्वेटर है यानी 0 डिग्री से और 5 डिग्री के मध्य वाला भाग जो है दोनों गोलार्ध में, वो शांत क्षेत्र कहा जाता है। वहां बहुत तेज हवाएं नहीं चलती, इसलिए उसे कहा गया है शांत क्षेत्र, या उसे हम कहते हैं डोल्ड्रम। उसे डोल्ड्रम की पेटी कहा जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र है वो है डोल्ड्रम की पेटी, जहां हवाएं शांत होती हैं, बहुत तेजी से नहीं चलती। ठीक है, इसके बाद ये 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, यहां से, क्योंकि ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, यहां से सब पोलर जो लो वायुदाब का क्षेत्र है, इस तरफ जो पवनें चलती हैं ये वाली, इनको हम कहते हैं पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, ये जो भाग है 30 डिग्री जैसा मैंने बताया, इसे हम कहते हैं अश्व अक्षांश। इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। और यहां से इधर जो हवाएं चलती हैं इनको हम कहते हैं पछुआ, या इन्हें कहते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो फ्रिक्शन भी काम करता है पृथ्वी के धरातल का। उच्चावच जो है समान नहीं है पृथ्वी के धरातल पे, कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, तो इसलिए फ्रिक्शन के कारण
उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पे पछुआ पवनें धीमी चलती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि स्थल भाग कम है और समुद्री भाग ज्यादा है, तो इसलिए फ्रिक्शन कम होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं वो बहुत तेजी से चलती हैं, और तेजी से चलने के कारण इनको अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे इनको कहा जाता है गरजती चालीसा। गरजती चालीसा 50 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध की बात मैं कर रहा हूं, इसे कहा जाता है भयंकर पचासा, और 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर इसे कहा जाता है चीखती साठा। चीखती साठा ये नाम है पछुआ पवनों के दक्षिणी गोलार्ध में, उनकी फ्यूरियसिटी के आधार पे, उनकी स्पीड के आधार पे। और जो ध्रुवों के आसपास यानी ध्रुवों से उप ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज या ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने पोलर ईस्टर्लीज, और जो पछुआ पवने हैं और जो ध्रुवीय पवने हैं वो इस स्थान पे एक दूसरे से मिलते हैं। ये जलवायु की दृष्टि बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है जहां पे विभिन्न प्रकार के वाताग्रों का निर्माण होता है, जिस पे हम बाद में बात करेंगे विस्तार से। ये स्थायी पवने हैं तीन। कौन कौन सी हैं तीन? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने। क्षेत्रीय पवने कौन कौन सी हैं? मॉनसून, यानी इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक समय में ये एक दिशा में चलेंगी और दूसरे समय में दूसरी दिशा में। तो मॉनसून पवने हैं वो हम जानते हैं, जब मॉनसून आता है तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से आती हैं, और जब मॉनसून लौटता है तो ये उत्तर पूर्व से वापस लौटती हैं, तो दिशा बदल जाती है इनका। देयर इज रिवर्सल ऑफ विंड्स, रिवर्सल ऑफ विंड्स। और विश्व के अंदर मॉनसून जो है वो विभिन्न स्थानों पर हम देख सकते हैं, जैसे कैरिबियन सागर है वहां मॉनसूनी पवनें चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं, आपके अफ्रीका का जो इस पूर्वी भाग है वहां मॉनसून पवनें चलती हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है मॉनसूनी पवनों का वो दक्षिणी एशिया है, जहां मॉनसून पवनें बड़े विस्तार से चलती हैं। हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते भी रहते हैं। दूसरे स्थलीय तथा सागरीय समीर। स्थलीय तथा सागरीय समीर। स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर, जो दिन का समय होता है तो उसमें क्या होता है, हम ये जानते हैं कि सूर्यातप जब पृथ्वी के धरातल पे आता है तो स्थल भाग और जो जल भाग है उनके गर्म होने में विभिन्नता पाई जाती है। उनको गर्म, जो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, सागरीय भाग धीमा गर्म होता है, धीमा ठंडा होता है, हम ये जानते हैं। तो दिन के समय क्या होता है कि स्थल भाग गर्म हो जाता है, वहां वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है, और गर्म होकर वो हल्की होती है और वो ऊपर उठती है। ऊपर उठ के, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ निम्न दाब क्रिएट हो गया, तो निम्न दाब के कारण ये हवाएं ऊपर उठकर और सागर की तरफ जाती हैं। और सागर क्योंकि स्थलीय भाग से धीमे गर्म होता है तो वहां का जो प्रेशर है या दाब है वो अधिक होता है, तो यहां पे तो हाई प्रेशर हो गया और यहां लो प्रेशर दिन के समय। तो हवाएं किधर से किधर चलती हैं? सागर की तरफ से जो हवाएं हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, उन्हें हम कहते हैं सागरीय समीर या सी ब्रीज। लेकिन रात को क्या होता है, स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, ये वाला भाग है जल्दी ठंडा हो गया, तो यहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया तो हाई प्रेशर हो गया, और जो जलीय भाग है वो धीमे ठंडा होता है तो वहां पे लो प्रेशर हो गया। अब ये हवाएं उल्टा चलने लगी, यानी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल गई, यानी स्थल भाग से सागरीय भाग की तरफ जो हवाएं चली उनको हम कहते हैं स्थलीय समीर या लैंड ब्रीज। तो ये दिन में अलग हिसाब से चलती हैं, सी ब्रीज चलती हैं, और रात को लैंड ब्रीज चलती हैं। ये होते हैं स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर। ठीक ऐसा ही कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। दिन के समय में क्योंकि जो आपके जो घाटी होती है, कोई भी घाटी है, उसके जो सरफेस है वो गर्म होता है, और गर्म होने के कारण वहां पे हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं, ये ऊपर उठती हैं, ये लो प्रेशर हो गया यहाँ पे, तो ये हवाएं हैं ये ऊपर उठती हैं घाटी के सहारे सारे, तो इनको हम कहते हैं घाटी समीर। लेकिन रात को क्या होता है, रात को
क्योंकि ये वाला जो भाग है, स्थलीय भाग जो है, ये घाटी के अंदर वाला भाग है, ये जल्दी ठंडा हो जाता है, और जो ऊपर वाला भाग है ये गर्म रहता है। तो हवाएं हैं वो, ये ठंडा होने के कारण हवाएं भारी हो जाती हैं और नीचे की तरफ चलती हैं, पर्वत से घाटी की तरफ चलती हैं। इनको हम कहते हैं पर्वतीय समीर या पर्वत समीर। तो ये वैली एंड माउंटेन ब्रिज कहलाती हैं। ये 3 प्रकार की मॉनसून पवने, स्थलीय तथा सागरीय समीर और पर्वत तथा घाटी समीर, ये तीनों क्षेत्रीय पवने हम इन्हें कहते हैं। ये स्थानीय पवने हैं। लोकल विंड्स पृथ्वी के धरातल पे विभिन्न स्थानों पे विभिन्न प्रकार की स्थानीय पवने चलती हैं। उनका अपना महत्व है उस स्थान पर। उनमें से कुछ हैं वो गर्म और शुष्क होती हैं और कुछ हैं वो ठंडी होती हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, चिनूक नाम सुना होगा आपने, नॉर्दर्स, ये नॉर्स्टर्स, ब्लिजार्ड्स ठंडी होती हैं, नोर्टे, ये पैम्पास के अंदर पैम्पेरो, बर्ग, फोन, मिस्ट्राल, बोरा, लेवेंट, सिरक्को, खामसिन, हरमटन, काराबुरान, बुरान, ये बहुत प्रकार की जो स्थानीय पवने हैं वो चलती हैं। ये ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में, और हम यहाँ देख सकते हैं भारत में लू भी इसी प्रकार की एक स्थानीय पवन है। लू गर्मियों में चलती है जो। इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण स्थानीय पवने हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। एक है चिनूक तथा फोन, एक ही प्रकार की जो पवने हैं ये दोनों। चिनूक जो है वो रोकीज पर्वत, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में रोकीज पर्वत श्रृंखला है, उसके पश्चिमी भाग से ऊपर उठती हैं और उसके पूर्वी भाग पे नीचे बैठती हैं, तो उनको हम कहते हैं चिनूक। और यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है उसके दक्षिणी भाग से ऊपर जाकर और उत्तरी भाग पे नीचे जो उतरती हैं उनको हम कहते हैं फोन। तो एक चिनूक है, एक फोन है, दोनों एक जैसी पवने हैं। ये आप देखेंगे कि यहां से, ये रोकीज पर्वत है अमेरिका का, यहां से ये पवने जब ऊपर जाती हैं, यहां देखिए, ये एडियाबेटिक रेट से इनका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जब ये नीचे बैठती हैं दूसरी तरफ पर्वत के पूर्वी भागों में, जब ये नीचे बैठती हैं तो ड्राई एडियाबेटिक रेट से, यानी 10 डिग्री के करीब प्रति किलोमीटर की दर से ये गर्म होती हैं। तो जो टेम्परेचर इनका यहाँ पे माइनस में दिखाया गया है, यहां आते आते ये 18 डिग्री हो गया, और इतना तेजी से ये गर्म होती हैं कि यहां मौजूद जो बर्फ होती है उसको ये फटाफट पिघला देती हैं। इसलिए इनको एक नाम और दिया गया है, आइस ईटर, बर्फ खाने वाली। तो चिनूक को क्या कहते हैं? बर्फ खाने वाली पवने भी कहते हैं। ये अमेरिका में चलती हैं। ये यहाँ पे इसको देखा है, ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है ये वाला, और ये प्लेन है जो मैदानी भाग है, आप देख सकते हैं इसमें भी रॉकीज को दिखाया है, और ये हाई प्लेन्स है, मैदानी भाग है। तो यहां से ये पवने यूं चल के और यहां से नीचे बैठती हैं। तो जब नीचे बैठती हैं तो तेजी से गर्म हो जाती हैं, तो यहाँ जो बर्फ होती है उसको ये फटाफट पिघला देती हैं। और बर्फ पिघलने के लिए क्या होता है, जब बसंत ऋतु में चलती हैं और बर्फ पिघलती है तो वहां पे आसानी से खेती की जा सकती है। तो खेती के लिए भी एक तरह का अच्छा वातावरण ये पैदा करती हैं। ये बहुत अच्छा है इनके द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे देखिए ये चिनूक है, यहाँ से नीचे बैठ के, और इन क्षेत्रों में ये घास उगने लगती है इस, जब ये बर्फ पिघल जाती है तो ये बहुत काम आती है। इसी प्रकार से आप देखिए जो फोन है, ये आल्प्स पर्वत है, ये आल्प्स पर्वत पे इधर से ऊपर जा रही है और फिर ये यहाँ नीचे बैठती हैं, यानी ये स्विट्जरलैंड वाला भाग है। यहाँ पर जब ये नीचे बैठती हैं तो बर्फ है वो पिघल जाती है। बसंत ऋतु में जब ये आती हैं, हवाएं चलती हैं, तो यहाँ बर्फ पिघल जाती है और यहाँ पे घास उगने लगती है और फूल वगैरह लगते हैं, तो उसे कहा जाता है जलवायु मरुद्यान, यानी क्लाइमेटिक ओएसिस इस क्षेत्र को। तो ये फोन है, एक चिनूक और एक फोन। इसी प्रकार से एक पवन है जिसे सिरक्को कहते हैं, गर्म है, जो सहारा मरुस्थल वाला जो भाग है, यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है जो सहारा मरुस्थल के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रवेश करती है। ये इटली वाला भाग है,
ये स्पेन वाला भाग है, ये वाला भाग, तो ये फ्रांस है। इन तटीय भागों में ये प्रवेश करती हैं। इनके स्थानीय नाम भी अलग अलग हैं। मिस्र में इसे क्या जाता है, खामसिन, ये वाला भाग है जो, ये खामसिन कहा जाता है। लीबिया में इसे गिबली कहा जाता है। तुनिशिया में इसे चिली कहा जाता है। और इसी प्रकार की एक और पवन है जो अरब देशों में भी चलती है, उसे कहते हैं सिमूम। अरब भाग जो इधर वाला भाग है, इस तरफ अरब मरुस्थल वाले भाग में, उसे वहां पे कहते हैं सिमूम। तो जो सिरक्को है वो सहारा मरुस्थल से, क्योंकि लाल मिट्टी लेके चलती है, और ये जो भूमध्य सागर है ये वाला, यहां से कुछ जल प्राप्त कर लेती हैं ये, और उसके कारण इन क्षेत्रीय भागों, यहाँ पे जो तटीय भाग हैं, यहाँ पे वर्षा करती हैं। और जब ये वर्षा करती हैं तो क्योंकि लाल मिट्टी इनके साथ होती है, तो वर्षा के साथ वो लाल मिट्टी इस प्रकार से गिरती है जैसे कोई रक्त गिर रहा हो, तो इसलिए कहा जाता है कि ये खूनी वर्षा करने वाली पवने हैं। तो ब्लड रेन के नाम से इस वर्षा को यहां जाना जाता है, ये सिरक्को है। इसी प्रकार की एक और पवन है जिसे हम हरमटन के नाम से जानते हैं। सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से, ये जो भाग है इधर से उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली, पश्चिम दिशा ये है, गर्म शुष्क हवा को हरमटन कहते हैं। इसको हरमटन कहते हैं। ये जो गिनी को कोस्ट है, गिनी वाला कोस्ट है इन स्थानों पे, और इसको गिनी तट पर इसे डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, द डॉक्टर भी कहा जाता है इसे। उसका कारण है क्योंकि ये जो भाग है ये तटीय भाग है बिल्कुल, और यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और जब मॉइस्चर ज्यादा होता है गर्मी के समय में तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल व्यक्ति महसूस करता है। ठीक वैसे जैसे पसीना आया और आप पंखे के नीचे आके बैठ गए, तो पंखे के नीचे बैठेंगे तो आपको कितना सुकून मिलता है। ठीक वैसा ही जब पसीना पसीना व्यक्ति होता है इन क्षेत्रों में मॉइस्चर के कारण, और ये गर्म और शुष्क हवाएं जब इधर से आती हैं तो इतना आराम मिलता है लोगों को, इसलिए उसे डॉक्टर का संज्ञा इन्होंने वहां पे क्षेत्रीय रूप में दी है। ये हरमटन है। मिस्ट्राल, ये ठंडी हवाएं, ये ठंडी ध्रुवीय हवा होती है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग, ये इधर से, यहाँ पे रोन नदी है, रोन घाटी से होकर ये नीचे दक्षिण की तरफ आती हैं, मुख्यतः स्पेन व फ्रांस को प्रभावित करती हैं। यहाँ पे देखिए स्पेन और फ्रांस वाला भाग है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से चलती है, यानी रोन घाटी में दक्षिण की तरफ आती है उस घाटी के अंदर। इसी प्रकार एड्रियाटिक जो सागर है उसके तटीय भागों में चलने वाली एक और ठंडी हवा है जिसे हम बोरा कहते हैं, ये बोरा नाम से जानी जाती है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहाँ पे चलती है, एड्रियाटिक सागर के किनारों पे, तटीय भागों में। इसके अलावा और भी बहुत सी स्थानीय पवने हैं जिनका नाम हमें पता हो तो, लू उत्तरी भारत में, पुर्गा जो है रूसी टुंड्रा में चलने वाली बर्फीली हवाएं हैं, बाइस है फ्रांस की ठंडी हवा है, लेवेंटर है दक्षिणी स्पेन में चलने वाली ठंडी हवा है, पेम्पेरो जैसा मैंने मानचित्र में दिखाया था दक्षिणी अमेरिका के पंपास में चलती है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है, सांता आना संयुक्त राज्य अमेरिका की गर्म व शुष्क हवा है, और यामो जो है वो जापान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। ये कुछ और महत्वपूर्ण स्थानीय पवने हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और इसी के साथ ये हमारा वीडियो है ये खत्म होता है। इसमें हमने मुख्य रूप से वायुदाब और उससे जनित होने वाली पृथ्वी के धरातल पे जो पवने हैं उनके बारे में विस्तार से बात की है। आप इसे देखें, आगे अपने साथियों को भेजें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।